हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो अकाउंटेंसी पे है। हम आज अकाउंटेंसी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट आर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और बोथ ए एंड बी। अब देखो, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो नो डाउट बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ असेट्स को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और हम कह सकते हैं एट कॉस्ट। तो ओवरऑल जो असेट पे एप्लीकेशन होती है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि असेट को हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रीवैल्यूड कॉस्ट पे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैपिटल एंड लायबिलिटी की, तो इसको बाइफरकेट करने का रीज़न क्या है? इसको बाइफरकेट करने का रीज़न ही है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि हमारा बिजनेस और हमारा ओनर डिफर कर रहा है आपस में। अगर लेट्स से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो नो डाउट हम ही उसके ओनर है। अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता तो क्या बिजनेस को और ओनर को अलग अलग माना जाता? नहीं। तो उस केस में कैपिटल और लायबिलिटी अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे क्या लिख सकते थे? लायबिलिटी। क्लियर? तो ये जो कैपिटल एंड लायबिलिटी आपने लिखा है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये क्यों है? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर? एंड लास्ट हमारा बता रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं या हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, तो ऐसा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा होता है फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर? मतलब एक पर्टिकुलर साल के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमेशा बनती है एज एट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है। ये कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को फॉलो नहीं करती, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। एंड अकाउंटिंग पीरियड हमें ये कहता है कि आप कोई भी अकाउंट्स ड्राफ्ट कर रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। लेट्स से 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ये क्या शो करा है? ये शो करा अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होता है? पीएल अकाउंट में, ना कि बैलेंस शीट में। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं बैलेंस शीट में। तो नो डाउट कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई होता है एज वेल एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एज पर द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग बात करें डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की, तो अभी हमने बताया कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू होगा असेट्स। देख लेते हैं यहाँ ये कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में असेट्स प्लस लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो कैपिटल माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो ये हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, और यही इक्वेशन होना भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, कि एज पर डबल एंट्री सिस्टम, या हम कह सकते हैं एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू होना चाहिए असेट्स। अच्छा, हमने जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इस पे भी सेशंस अपलोड किए हुए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ से आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आप समझ सकते हो डिटेल में। एंड ये कॉन्सेप्ट्स बहुत रेलेवेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच अफेक्ट द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ आपको कौन से इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, मतलब जो यूजफुल है, जो रेलेवेंट है। सेपरेट एंटिटी नो, अक्रूवल नो, मटेरियलिटी कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न। नो डाउट मटेरियलिटी प्रिंसिपल और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम सिग्निफिकेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मटेरियल आइटम है, दैट इज जो सिग्निफिकेंट इवेंट है रिलेटेड टू बिजनेस, वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, और बाकी इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स को आप बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। क्लियर? अब देखो, ये सारे ही प्रिंसिपल्स हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, सब पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, और सबके लिंक आप देखना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, the underlying accounting principles necessitating amortization of intangible assets is are cost concept, realization concept, matching concept, both A and C above। देखो, अगर हम लोग बात करें intangible assets की, तो intangible assets में बेसिकली क्या होता है कि जो भी खर्चे हमने अपने intangible assets पे किए होते हैं,
हम उसको ओवर द पीरियड मतलब टाइम पीरियड के साथ जैसे 5 साल 10 साल के अकॉर्डिंग उसको हम अमोर्टाइज करते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ समझो कि टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट में डिफरेंस क्या होता है कि जब टैंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, एंड जब इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करें इनटैंजिबल एसेट्स की तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमने खर्चे किए होते हैं ना, जो भी एक्सपेंसेस किए होते हैं उनको हम ओवर द पीरियड मतलब कई साल तक उसको हम अमोर्टाइज करते हैं। क्लियर? तो ये किसकी वजह से, ये ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट ही तो है कि हम क्या कर रहे हैं कि रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करने के लिए उन दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं कि जब उस इंटैंजिबल एसेट की वजह से रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर्टिकुलर पीरियड का ही एक्सपेंस हम राइट ऑफ करें अपनी बुक्स में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट इंश्योर्स अडियरेंस ऑफ नो डाउट कॉस्ट कंसेप्ट, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो इसको हम हमेशा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रीवैल्यूड प्राइस पे। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखो ये पॉइंट ना अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है जहाँ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की हम बात करते हैं। अब इस पे वैसे तो अपने डिटेल सेशन अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जब आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की तो सिंपली इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रिसीवर और गिवर की बात करें तो नो डाउट हम किसकी बात करेंगे, किसी पर्सन की। अब वो पर्सन कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन मशीनरी, रेंट, कैश, क्रेडिटर, करेक्ट आंसर होगा डी, क्रेडिटर। अब देखो मशीनरी एंड कैश क्या है, असेट है, तो इस पे ये रियल अकाउंट है तो इस पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है और इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर हमें डेटर से पैसा मिला तो नो डाउट हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, बट साथ ही साथ हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, एंड ये दोनों ही हमारा क्या है, करंट एसेट है। बेसिकली हम इसको कहाँ दिखाते हैं, टोटल एसेट का पार्ट होता है, एंड टोटल एसेट में ये करंट एसेट का पार्ट है, चाहे कैश की बात करो चाहे डेटर्स की। तो करंट एसेट, एक करंट एसेट इंक्रीज होगा, एक करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हमारे ओवरऑल करंट एसेट में या टोटल एसेट में कोई चेंज होगा? नो। तो करेक्ट आंसर होगा सी, results in no change in the total assets. नेक्स्ट, कैश परचेजेस। अब कैश परचेजेस मतलब जब भी परचेज की ऐसे बात करें इसका मतलब हमने गुड्स खरीदा है, तो अगर हमने गुड्स कैश पे खरीदा है तो सिंपली क्या होगा, गुड्स इंक्रीज होगा, बट साथ ही साथ कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन ये दोनों करंट एसेट है और एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ओवरऑल टोटल एसेट कहीं से भी चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिजल्ट्स इन नो चेंज इन द टोटल एसेट्स। नेक्स्ट, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लासिफाइड समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, परमानेंट रिकॉर्ड, बोथ ए एंड बी अबव। जर्नल बेसिकली क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और अगर हम लोग क्लासिफाइड समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है इन लेजर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम एक्स इज एंटर्ड एज। अब देखो गुड्स अगर रिटर्न आया है मतलब लौट करके आया है, दैट मीन्स कि आपने सेल किया होगा तभी तो सेल रिटर्न आ रहा है, वो लौट करके आ रहा है। क्लियर? और अगर सेल की एंट्री जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, कैश टू सेल करते हैं या किसी के नाम से करते हैं ए टू सेल। तो नो डाउट सेल रिटर्न जब गुड्स लौट करके आएगा तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा टू एक्स, जिससे रिटर्न आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट एक्स अकाउंट, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू। अब देखो कैश बुक होता है, हम साथ ही साथ यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, और पासबुक होता है। कैश बुक में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पासबुक में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, बट कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल, और क्रेडिट क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज अनफेवरेबल। एंड पासबुक ना जस्ट रिवर्स होती है कैश बुक की, मतलब मिरर इमेज होती है कैश बुक की, कि यहाँ क्रेडिट साइड पॉजिटिव होता है, दैट इज फेवरेबल, एंड डेबिट साइड नेगेटिव होता है, दैट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है। तो कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड ये दोनों मैच करेगा,
एंड कैश बुक का क्रेडिट साइड और पासबुक का डेबिट साइड मैच करेगा। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पासबुक आप नहीं देखते हो, आप कैश बुक के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हो। यहाँ क्या लिखा है, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। तो ये बैंक का पासबुक, तो बैंक पासबुक का डेबिट साइड क्या होगा, नेगेटिव और अनफेवरेबल। और ये किसके बराबर होगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक के। क्लियर? तो ऑप्शन देखो, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक तो हो ही नहीं सकता, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस भी नहीं हो सकता और क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्योंकि बेसिकली बैंक पासबुक की बात करें तो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसी की रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कैश बुक में लिखते हैं, बैंक कॉलम में। क्लियर? तो जो हमने बैंक कॉलम में एंट्री की है अपने पास, वही मैच होनी चाहिए कहाँ, बैंक के पासबुक में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ये पॉइंट भी ऊपर हमने क्लियर कर दिया। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मीन कि जो बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है। तो ऑप्शन देखो, सरप्लस कैश, बैंक ओडी, टर्म्स डिपॉजिट विद बैंक, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक ओडी मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेक्स्ट, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर। प्रोविजन बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से हमारे डेटर्स हैं। अब लास्ट ईयर ए ने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा था 10,000 और लास्ट ईयर उसने हमें 9,000 का पेमेंट किया और 10% उसने पेमेंट नहीं किया, तो 10% क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। अब करंट ईयर में भी लेट्स से ए ने 20,000 का हमसे गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट। तो क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें पता है कि हो सकता है कि उससे 10% पैसा ना आए, और ये कंफर्म नहीं होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये सिचुएशन अराइज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हमने ये जजमेंट किसके बेसिस पे किया, ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर? तो अब पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है कि भाई 10% हो सकता है वो पैसा ना दे, वो पैसा डूब जाए। तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर में भी इसके 10% के लिए प्रोविजनिंग कर देते हैं। और प्रोविजनिंग मतलब यही होता है कि हो सकता है कि ये पैसा डूब जाए। तो जब हम प्रोविजन बना के चलते हैं ना, तो हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं होती। लेट्स से अगर अचानक से ये 10% का नुकसान हो भी जाता है तो भी हमारी बैलेंस शीट मैनेज हो जाती है। क्लियर? तो ये प्रोविजनिंग हम किसके लिए करते हैं, उन लायबिलिटीज़ के लिए जिनके बारे में हमें पता हो, मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज किया, तो हमें पता है तभी तो हम प्रोविजन बनाएंगे बैड डेट्स के लिए। क्लियर? तो हमारे पास गिवन ऑप्शन है अननोन लायबिलिटीज, नोन लायबिलिटीज, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, नोन लायबिलिटीज। क्योंकि प्रोविजन की बात करें तो ये उन्हीं लायबिलिटीज के लिए बनाते हैं जिनके बारे में हमें कहीं ना कहीं अंदाजा होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट, show the true financial position in the balance sheet, provide funds for replacement of fixed assets, both A and B। अब देखो डेप्रिसिएशन बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एक तो पीएल में दिखा देते हैं एक्सपेंस के तौर पे, या कह सकते हो लॉस के तौर पे टू डेप्रिसिएशन, और साथ ही साथ हम बैलेंस शीट में जो भी रेलेवेंट या रिस्पेक्टिव असेट्स होता है उससे माइनस करके दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को। क्लियर? तो नो डाउट अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया तो क्या हमारा ट्रू प्रॉफिट दिखेगा, नहीं दिखेगा। और अगर हमने डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो क्या हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आ पाएगी बैलेंस शीट की, वो भी नहीं आएगी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीज़न यही होता है सो दैट हम ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें एज वेल एज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी अबव। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द कॉस्ट ऑफ द असेट इज स्प्रेड ओवर इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्योंकि यहाँ सिंपली क्या कह रहा है कि लेट्स से मेरी असेट की वैल्यू है 1 लाख, ये कॉस्ट है असेट की, एंड लेट्स से इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, यूजफुल लाइफ है 10। तो हम क्या करेंगे, सीधे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, दैट इज 10,000, और इस 10,000 का जो डेप्रिसिएशन ये हर साल चार्ज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, depreciation is calculated on the cost price of asset, market price, cost plus transport plus installation expenses, cost of market value whichever is lower। अब देखो cost of market value whichever is lower ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, या हम कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में। बेसिकली
डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? ऑन कॉस्ट प्राइस। पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिया है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी दिया है। तो नो डाउट जब हम असेट की वैल्यू लेते हैं तो असेट की हमें टोटल वैल्यू लेनी होती है और इस टोटल वैल्यू में कॉस्ट प्राइस भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आएगा, एज वेल एज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी आएगा। इसी से बन करके मेरी वैल्यू बनती है फिक्स्ड असेट्स की। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स। COGS में क्या नहीं आता है? अब पूछो सबसे पहले कि मैम COGS क्या होता है? तो सिंपली COGS मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी हमारा नेट परचेजेस है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, प्लस जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, ना कि PL में। क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो हमारा गुड्स बनाने से रिलेटेड होता है या खरीदने से रिलेटेड होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो गिवन ऑप्शन में देखो ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस एंड सैलरी है, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स है। पहले तीन खर्चे तो बेसिकली हम ट्रेडिंग एंड PL का पार्ट बनाते हैं, तो नो डाउट ये तीनों तो COGS में इंक्लूड होगा। बट पोस्टेज एंड स्टैम्प ये हम PL का पार्ट बनाते हैं। तो पोस्टेज एंड स्टैम्प क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड हमारा खर्चा है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये COGS का पार्ट नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन्वेंट्री में बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं? जो तीन चीज़ें हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश्ड गुड्स। तो ऑप्शन देखते हैं, फिनिश्ड गुड्स तो पार्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी पार्ट होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। बट एडवांस पेमेंट्स मेड टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल नो। अगर सिर्फ रॉ मटेरियल होता तो वो इन्वेंट्री का पार्ट होता, बट जो भी एडवांस हमने पे किया है रॉ मटेरियल के परचेज के लिए वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन एज एन एडजस्टमेंट रिक्वायर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब हम बनाते हैं तो सिंपली देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है उसको PL में दिखाते हैं, डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस, और फिर बैलेंस शीट में डेटर्स में से अगर कोई फर्दर बेड डेट है तो उसको लेस करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट किया उसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन देखो, डेबिट PL एन अकाउंट, ये करेक्ट है, एंड डिडक्ट द प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर कन्वेंशनली प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एट। नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट्स की, और फिक्स्ड असेट्स हमेशा किस पे दिखाया जाता है? एट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। सेकेंड है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, नो। हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पोर्शन देयर ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि हम लोग सिंपली यही ना करते हैं, फिक्स्ड असेट को कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके शो कर देते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज शोन एज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब वो सैलरीज जो कंपनी को अभी फ्यूचर में पे करनी है। क्लियर? मतलब कंपनी के लिए सैलरीज क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज उनकी लायबिलिटी होती है। तो गिवन ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है एन असेट इन द बैलेंस शीट, नो, ये असेट तो है ही नहीं, लायबिलिटी है। येस, हम लोग क्या करते हैं? करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज बाय एडजस्टिंग इट इन द PL अकाउंट। ये भी करेक्ट है क्योंकि हम लोग PL अकाउंट में क्या करते हैं? सैलरीज, क्योंकि देखो PL अकाउंट में आपको हमेशा वो खर्चा दिखाना होता है जो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होता है। तो लेट्स से आपने 11 महीने की सैलरी पे की 11,000, और 1 महीने की सैलरी अभी ड्यू है, दैट इज आउटस्टैंडिंग है, तो उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप हमेशा ऐड करके दिखाते हो। क्लियर? तो बाय एडजस्टिंग इट इन द PL अकाउंट, और PL अकाउंट में हम हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ B and C अबव। नेक्स्ट, a club paid subscription fees of rupees 1400 out of which 200 is prepaid. In such case, अब देखो अगर प्रीपेड है तो नो डाउट हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, तभी हमारे पास करंट ईयर का खर्चा आएगा। प्रीपेड मतलब सिंपली क्या है कि जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, आपने अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में पेमेंट कर दिया। तो करंट ईयर का खर्चा कितना है? ओनली 1200। तो हम PL अकाउंट में कितना दिखाएंगे? ओनली 1200। तो बाकी 200 कहाँ दिखाएंगे? बाकी 200 दिखाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर? और असेट में भी बेसिकली किस तरह का असेट है? करंट असेट। एज पर गिवन ऑप्शन देखो PL अकाउंट इज डेबिटेड विद 1400, नो। PL अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1200 से, ये तो करेक्ट है क्योंकि हमारा क्लब पेड सब्सक्रिप्शन फीस है, तो खर्चा है, इसको आप डेबिट करोगे। साथ ही साथ लिखा है कि ₹200 इज शोन एज करंट असेट।
यस, इसको हम करंट एसेट के तौर पे भी दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी अबव। नेक्स्ट, अर्ली पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो चीज़ें होती है, एक होता है जब आप पहले ही पेमेंट कर दो, दैट इज अर्ली पेमेंट कर दो, और एक होता है जब ड्यू डेट निकल जाए और ड्यू डेट निकलने के बाद आप पेमेंट करो। तो जब आप अर्ली मतलब पहले ही पेमेंट कर देते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है रिबेट का, और ड्यू डेट के बाद पेमेंट अगर आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर? तो गिवन ऑप्शन देखो क्या है, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, डिस्काउंट, इंडोर्समेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ही यही होता है कि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज का जल्दी पेमेंट कर देते हो। रिन्यूअल मतलब होता है जब आपको पता होता है कि आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आप क्या करते हो कि पहले से रिन्यू करा लेते हो कि 1-2 महीने आगे का बिल मेरे को दोबारा से ड्राफ्ट करके दो। रीज़न बीइंग आपको पता होता है कि आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाओगे। करेक्ट आंसर होगा ए। Next, a consignor is entitled to profit on consignment, commission on sales, reimbursement of expenses, interest on capital। अगर हम कंसाइनर की बात करें, बेसिकली कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो कंसाइनर होता है ना, उसका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। हर एक कंसाइनमेंट पे कितना फ़ायदा नुकसान हो रहा है, इससे उसको मतलब होता है। बाकी कमीशन ऑन सेल ये मिलता है कंसाइनी को। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ये भी कौन कराता है, कंसाइनी कराता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द बैलेंस इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट शोज। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आता है वो आता है आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और डमी अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट बेसिकली किसके लिए होता है, मतलब दो पर्सन से रिलेटेड होता है। और हमने अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये पॉइंट क्लियरली बताया था कि अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के नाम से तो नहीं खुलता, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से खुलता है, इसीलिए ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, for loose tools, which method of depreciation is more appropriate? Annuity method, reducing balance method, production method, revaluation method। loose tools की बात करें तो बेसिकली बहुत छोटे assets होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, दैट इज लो वैल्यू इनकी होती है। क्लियर? हाँ, बट ये है कि वैल्यू होती है, भले थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो बट वैल्यू इनकी होती है। तो उस केस में ना हम लोग प्रेफर करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड, ना कि WDV मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज विल कॉज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ हम कभी भी फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं करते। अच्छा, ऊपर से देखें तो हमने प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सिंपली कट हो जाएगा ऑप्शन क्यों, क्योंकि ना तो ये करंट एसेट से रिलेटेड है ना करंट लायबिलिटी से, ये किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से। फर्स्ट ऑप्शन देखो, लिखा है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन कैश। अगर हम क्रेडिटर्स को कैश पे करें तो हमारा कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, मतलब करंट एसेट भी कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो क्या इस पे वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज होगा, नहीं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो पैसा आना था वो आ गया, तो कैश इंक्रीज होगा, साथ ही साथ डेटर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट एसेट इंक्रीज हुआ बट करंट एसेट डिक्रीज भी हो गया। तो अब भी तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं होगा। एंड हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब देखो, अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है, मतलब हमने फिक्स्ड एसेट बेचा है, तो हमारा फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होगा, बट कैश पे बेचा है तो हमारा करंट एसेट दैट इज कैश इंक्रीज हो जाएगा। और करंट एसेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल चेंज होगा ना, पहले जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी था तो अब करंट एसेट चेंज हो गया, तो नो डाउट हमारा वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। नेक्स्ट, which of the following accounting treatments is are true in respect of accrued commission appearing on the debit side of a trial balance। अब देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ शो हो रही हो तो इसका मतलब हमें उसका एक ही एंट्री करना है। क्लियर? हमेशा याद रखना कि अगर एडजस्टमेंट में दिया तो एडजस्टमेंट की चीज़ें हम हमेशा दो जगह एडजस्ट करते हैं, आइदर इन ट्रेडिंग और PL प्लस बैलेंस शीट। बट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब उसका एक ही एडजस्टमेंट होगा। और क्योंकि अक्रूड कमीशन है, अक्रूड कमीशन मतलब जो अर्नड है बट नॉट येट रिसीव्ड, हमने अर्न तो किया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में सिंपली ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ऑन असेट साइड, दैट इज ऑन करंट असेट।
ऑप्शन देखते हैं. इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट, नो. इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट, नो. इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नो. करेक्ट आंसर होगा डी. इट इज शोन ऑन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स इज रिलेटेड टू. बेसिकली अब जो इसका नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड ये कहाँ कवर करता है, AS10 में. मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कवर करता है AS10 में. एंड AS6 जो कि डेप्रीसिएशन से रिलेटेड था उसको भी AS10 में ही मर्ज कर दिया गया है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. अब ये ओवरऑल हमने 30 MCQs डिस्कस किए रिलेटेड टू अकाउंटेंसी. इसी तरीके से हम बहुत सारे सेशंस अपलोड करेंगे जहां हम अकाउंटिंग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे MCQs डिस्कस करेंगे. हमने टेलीग्राम के लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, सो दैट हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट्स अपडेट कर पाएँ, कुछ सेशंस अपडेट कर पाएँ. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम लोग कुछ और MCQs पे डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.